वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में बच्चों अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल निकालेंगे। मतलब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन इक्वेटोरियल लाइन। तो जो आपकी एक्सियल लाइन है डायपोल की, उसके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से पास होने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको बोलते हैं अपन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक डायपोल, ये डायपोल, ये इसकी एक्सियल लाइन, इसके मिड पॉइंट से इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी लाइन पास होगी उस लाइन को बोलेंगे अपन इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन an imaginary line which is passing from midpoint of an electric dipole and perpendicular to axial line of an electric dipole is called इक्वेटोरियल लाइन। मतलब इक्वेटोरियल लाइन के जो इक्वेटोरियल लाइन है वो क्या है, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उस लाइन को बोलते हैं अपन इक्वेटोरियल लाइन। जैसे मैं आपसे बोलूं, लेट्स सपोज ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये आपका एक डायपोल है जिसका मिड पॉइंट है वो टोटल जो लेंथ लेते हैं डायपोल की वो 2a लेते हैं, ये a लेंथ और ये भी a लेंथ। अब ये जो एक्सियल लाइन है, ये वाली, ये पूरी एक्सियल लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है, इससे पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन मिड पॉइंट से, ये दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये है आपकी एक्सियल लाइन। तो बच्चों क्लियर है एक्सियल लाइन क्या है। जो इक्वेटोरियल लाइन क्या है, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है वो डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। तो बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज। इस पॉइंट को ए ले लिया मैंने, इसको बी ले लिया, इन दोनों चार्जों को मैंने ज्वाइन किया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस b। अब इसकी जो इक्वेटोरियल लाइन होगी वो ये होगी एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर, ये होगी इसकी इक्वेटोरियल लाइन। मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप ये फोकस कीजिए, ये प्लस क्यू चार्ज जो है, जो P पॉइंट पर है, उसके थ्रू भी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा, और माइनस क्यू चार्ज के थ्रू भी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब प्लस क्यू चार्ज के थ्रू P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमेशा हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड्स होता है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, ऑलवेज बाहर की तरफ होता है। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पर वो बाहर होगा, ये इस तरीके से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ले लिया E1 वेक्टर, और माइनस क्यू चार्ज के थ्रू P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्स होगा, अंदर की तरफ होगा,
इसको मैंने ले लिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ले लिया E2 वेक्टर, प्लस क्यू चार्ज के थ्रू बाहर और माइनस क्यू चार्ज के थ्रू अंदर। अब ये डिस्टेंस ए है, ये एंगल थीटा मैंने कंसीडर किया, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, थीटा और थीटा। अब एक चीज फोकस कीजिए आप, सबसे पहले अपन निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज के थ्रू जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वेक्टर, वो फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, E1 इज इक्वल टू, मैंने पॉइंट चार्ज के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था KQ अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे E1 इज इक्वल टू K, चार्ज कितना है प्लस Q, मतलब हमें मैग्नीट्यूड लेकर चलना है चार्ज का, तो KQ अपॉन डिस्टेंस B से P। अब एक चीज देखिए, ये BP डिस्टेंस निकालनी है अपन को, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये वाला PBO, ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये बेस हो गया, OB तो बेस हो गया, OP परपेंडिकुलर हो गया और BP हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये लेंथ कितने की इक्वल आएगी, देखिए परपेंडिकुलर R है और बेस क्या है A, तो हाइपोटेन्यूस होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो BP जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और KQ अपॉन R स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करें तो क्या आएगा, KQ अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर है, B से P की तरफ है, along BP वेक्टर, along BP वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया प्लस क्यू चार्ज के थ्रू P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है आपकी along BP वेक्टर। अब बच्चों हम माइनस क्यू चार्ज के थ्रू P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन मान लेते हैं E2, वही KQ अपॉन R स्क्वायर पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो KQ अपॉन भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके चलना है, KQ अपॉन डिस्टेंस, ये भी कितने के इक्वल होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्यों, देखो ये बेस हो गया इसका A और परपेंडिकुलर कितना हो गया R, तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, P से A की तरफ है, इधर की तरफ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी along PA वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक चीज फोकस कीजिए, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और E2 का भी मैग्नीट्यूड कितना है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है इनकी, E1 की डायरेक्शन इधर है along BP वेक्टर है, और E2 की डायरेक्शन है along PA वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए E1 वेक्टर, ये E1 वेक्टर है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, देखो इस लाइन के पैरेलल लाइन, ये एंगल थीटा है आपकी, ये एंगल थीटा। तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, E2 वाला, देखो फोकस करो, E2 वाला एंगल कितना हो गया, ये E2 थीटा एंगल बना रहा है। तो E2 इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये पूरा एंगल, ये थीटा और ये थीटा एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। तो E2 इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो E2 का कंपोनेंट अगर रिजॉल्व करूं तो जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो किस में आएगा, cos में, तो ये E2 cos थीटा।
E2 वेक्टर का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कौन सा हो गया E2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो गया इसका E2 sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया E2 वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर का E2 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया E2 sin थीटा। अब फोकस करो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, और ये थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये थीटा तो ये थीटा। अब देखो E1 वेक्टर जो है वो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो E1 का ये कंपोनेंट क्या आएगा E1 cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है वो cos में आता है, और ये वाला कंपोनेंट किस में आएगा, जब ये E1 cos थीटा में गया तो ये किस में जाएगा E1 sin थीटा में जाएगा। तो दोबारा देखें E2 वेक्टर जो है वो इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो E2 का ये वाला कंपोनेंट हो गया E2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया E2 sin थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, और ये थीटा है तो ये सामने वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो E1 भी इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो E1 का ये कंपोनेंट इसमें आएगा cos में E1 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा E1 sin थीटा। अब फोकस करो, आप जो आपके वर्टिकल्स कंपोनेंट हैं E1 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है E1 sin थीटा, और इसका कितना है E2 sin थीटा। E1 और E2 दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा दोनों के सेम है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल हो गए मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन क्या है इन दोनों की अपोजिट है। E1 sin थीटा ऊपर लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स लग रहा है, और E2 sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है। दोनों के मैग्नीट्यूड E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो कौन से कंपोनेंट की वजह से निकलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से। तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो P पॉइंट कहां पर है इक्वेटोरियल लाइन पर, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हाउ वर्टिकल कंपोनेंट कौन कैंसिल आउट हो गए E1 sin थीटा से E2 sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, हियर E1 is equal to E2, क्योंकि मैंने पहले बताया कि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम है, तो E इक्वेटोरियल is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह मैं E1 ही ले रहा हूं E1 cos थीटा, तो बताइए E इक्वेटोरियल कितना आएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। अब फोकस करो बेटा, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 E1 की जगह 2E1 है, E1 की जगह अपन क्या रख सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है cos थीटा। अब देखिए cos थीटा निकालना है अपन को, तो ट्राइंगल है PAO, इन राइट एंगल ट्राइंगल PAO हमें क्या निकालना है cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो PAO में बेस क्या है AO और हाइपोटेन्यूस क्या है AP। AO की वैल्यू किसके इक्वल है स्मॉल a के, और AP की वैल्यू किसके इक्वल है रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब बच्चों देखो cos थीटा अपन ने निकाल लिया a अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, देन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मल्टीप्लाई cos थीटा की जगह अपन पुट कर देंगे a अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। E इक्वेटोरियल इसको मैं K Q
ए के साथ मल्टीप्लाई करके 2 का के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। यहाँ 1 पावर है यहाँ पावर है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इफ पॉइंट P lies at very large distance, अगर ये P पॉइंट बहुत दूर मतलब काफी ज्यादा दूर डिस्टेंस पर है, मतलब बहुत दूर है, तो P जब P पॉइंट बहुत दूर होगा तो ये जो R डिस्टेंस है वो इस A डिस्टेंस से बड़ी होगी, लेंथ ज्यादा होगी, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A होगा। अगर P पॉइंट लॉन्ग डिस्टेंस पर है, लार्ज डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तो इफ पॉइंट P lies at very large distance then R is very very greater than A and R square is very very greater than A square। तो R square A square से बहुत बड़ा होगा, then A square will be negligible as compared to R square। If point P lies at very large distance, then R is very very greater than A, then R square is very very greater than A square, R is very very greater than A, R square is very very greater than A square, then A square will be negligible as compared to R square, then E equatorial is equal to K Q into 2A upon R square plus A square। तो R स्क्वायर के कंपैरिजन में A स्क्वायर नेगलिजिबल है तो A स्क्वायर को 0 ले लेंगे की पावर 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे KQ into 2A अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा RQ। वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q into 2A। तो यहां Q into 2A, देन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू आएगा K Q into 2A की जगह P अपॉन RQ। तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP अपॉन RQ। अब बच्चों देखो, अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन के साथ लिखें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वेक्टर E इज इक्वल टू K डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है P वेक्टर अपॉन RQ। लेकिन बच्चों एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इधर से इधर, मतलब A to B है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है A to B, जबकि हमारा P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इन दोनों कंपोनेंट के एडिशन की वजह से आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है इक्वेटोरियल लाइन पर वो B से आ रही है A, B to A, और जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है A to B, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल लाइन पर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इक्वेटोरियल लाइन पर वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए आगे क्या लगा देंगे अपन माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं जो पॉइंट P ले रहा हूं एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, एक्सियल लाइन पर जो P पॉइंट ले रहा हूं और इक्वेटोरियल लाइन पर अगर P पॉइंट ले रहा हूं वो सेम डिस्टेंस पे ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल। एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला आएगा 2kP अपॉन RQ, और इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसका फॉर्मूला है kP अपॉन RQ। तो RQ से RQ कैंसिल आउट और kP से kP कैंसिल आउट। तो मुझे बताइए E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल का रेशियो क्या आएगा, 2:1। तो मतलब एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 टाइम्स होगा, मतलब डबल टाइम्स होगा। E एक्सियल इज इक्वल टू 2 into E इक्वेटोरियल, मतलब एक्सियल लाइन पर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और इक्वेटोरियल लाइन पे उसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। E एक्सियल इज इक्वल टू 2 into E इक्वेटोरियल।
तो बच्चों ये था आपके इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट था जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी थी। एग्जाम में काफी बार पूछा है क्वेश्चन, इसको ढंग से देखें आप बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डायपोल पर कितना टॉर्क लगेगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो पहली बात दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम होता है। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है, इक्वल है, तो ऐसे फील्ड को बोलेंगे अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना जो टॉपिक है वो है टॉर्क एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टॉपिक को अपन कैसे कंप्लीट करें, देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज -q चार्ज और ये +q चार्ज। इस डायपोल का जो टोटल लेंथ है वो है 2a। इस डायपोल को अपन नाम दे देते हैं a और इसको नाम दे देते हैं b। डायपोल का नाम ab है, चार्जेस -q और +q है, सेपरेशन डिस्टेंस 2a, और ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर प्लेस है, थीटा एंगल पर प्लेस है। अब एक चीज बताइए, इस डायपोल में दो चार्ज हैं, एक तो +q चार्ज है और एक -q चार्ज है। +q चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और -q चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई भी चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उस चार्ज पर फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई भी चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर फोर्स लगता है, जिसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है +q चार्ज, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लगेगा वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ये इस फोर्स को मैंने ले लिया F1 वेक्टर, जो किसके इक्वल होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था E = वेक्टर F/q। फोर्स में चार्ज का डिवाइड कर दिया तो F क्या आएगा, QE वेक्टर। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर क्या आएगा, QE वेक्टर। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये इधर लगेगा। इस फोर्स को ले लेते हैं F2 वेक्टर, और ये किसके इक्वल होगा, -QE वेक्टर। माइनस यहाँ नोट कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब आप पूछोगे साहब ऐसा कैसे, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, इस तरीके से। अब मान के चलो इस फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है +q, तो मुझे बताइए +q चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज तो रिपल्सन लगाएगा, नेगेटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है +2-। अब पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कहां लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो -q चार्ज होता तो देखिए प्लस वाला तो इसे अट्रैक्ट करता है इधर और माइनस वाला इसे रिपेल करता इधर, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स किधर लगता, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब यहाँ फोकस करने वाली बात है कि इस डायपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, F1 फोर्स का QE, और F2 फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना है, QE, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। दो फोर्स, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हो गया इस डायपोल पर, 0 हो गया। अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस डायपोल पर दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में और एक फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बताइए इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर चेंज हो रहा होता, डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती,
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ होता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल, तो F1 फोर्स और F2 फोर्स कभी भी इक्वल नहीं होते, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग-अलग होते। और जब दोनों के मैग्नीट्यूड अलग-अलग होते तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होता, और नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो ये डायपोल जो है अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो कभी भी ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कभी भी आगे शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो कभी भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं होता डायपोल का, और ये कौन सा मोशन कर जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन कर जाता। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात और देखें, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है इस फोर्स का, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा तो ये कपल ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा। क्या जनरेट होगा यहाँ पे, कपल ऑफ फोर्स। जैसे मैं बोलूं ये आपका डायपोल हो गया, इसके इस वाले एंड पर फोर्स लग रहा है इधर, और इस वाले एंड पर फोर्स लग रहा है इधर, तो जब फोर्स एक इस पर इधर लग रहा है, उस पर इधर लग रहा है, तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा नहीं करेगा, मुझे बताइए। इस पे इस वाले पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इधर, और इस वाले पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इधर, तो ये रोटेट कर जाएगा नहीं कर जाएगा, तो कपल ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, और उस कपल ऑफ फोर्स की वजह से इस पे टॉर्क लग जाएगा डायपोल पर, और डायपोल पे टॉर्क लगेगा तो वो रोटेटरी मोशन कर जाएगा। रोटेटरी मोशन का मतलब है कि इस तरीके से ये रोटेट कर जाएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से कपल ऑफ फोर्स क्रिएट होता है, और कपल ऑफ फोर्स की वजह से टॉर्क लग जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है किस पर, इलेक्ट्रिक डायपोल पर, और वो टॉर्क उसको रोटेट करा देता है। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन कर पाता है क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है दोनों फोर्सेस की, जिसकी वजह से कपल ऑफ फोर्स क्रिएट होता है, और कपल ऑफ फोर्स की वजह से टॉर्क लग जाता है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता, ट्रांसलेटरी मोशन भी करता और साथ साथ रोटेशनल मोशन भी करता, ट्रांसलेटरी मोशन भी करता और रोटेशनल मोशन भी कर देता। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो ट्रांसलेटरी का मतलब आगे भी शिफ्ट होना है और रोटेटरी भी करना है, तो इस तरीके से ये आगे भी चलता रहेगा और रोटेटरी भी करता हुआ जाएगा, आगे चलता जाएगा, रोटेट कर जाएगा, जबकि यहाँ पर अपनी पोजीशन पे क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। तो हमें इस टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस डायपोल पर लगेगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। इस फोर्स को लिया F1 वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। फोर्स की डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ F1 force is along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू आएगा माइनस QE वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ F2 वेक्टर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स जीरो, तो देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर डिफरेंट so that they will produce couple of force and torque act on electric dipole। तो जो फोर्स लगेगा इस पे, टॉर्क जो लगेगा इस डायपोल पर, वो कितना होगा, आपने टॉर्क पढ़ा होगा 11th क्लास में। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स
फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। तो टॉर्क को डिनोट करेंगे ये। अब फोर्स मैं ले रहा हूं F1, मैंने F1 फोर्स लिया है और इसकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी रोटेशनल एक्सिस से ये वाली होगी। इस पॉइंट को मैंने A लिया, इसको B लिया, इसको मैं मान लेता हूं N। तो फोर्स हो गया आपका F1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी इसकी BN। अब BN की वैल्यू निकालनी है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये वाला जो ट्रायंगल है कौन सा VAN, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAN, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है BAN। BAN में मुझे निकालना BN, ये लेंथ निकालनी है BN। तो ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें यूज करना होता है sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है BN और हाइपोटेन्यूज है AB। BN अपॉन AB की वैल्यू किसकी इक्वल है 2a, देन BN इज इक्वल टू आएगा 2a sin थीटा। 2a का मल्टीप्लाई sin थीटा से करेंगे तो BN इज इक्वल टू 2a sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू देखिए F1 किसके इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड QE इनटू BN किसके इक्वल निकाला 2a sin थीटा। बच्चों देखिए टॉर्क इज इक्वल टू Q का मल्टीप्लाई 2a से इनटू E sin थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is equal to Q into 2a, then tau is equal to Q into 2a की जगह P E sin थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, tau is equal to हो गया P E sin थीटा। अब एक चीज फोकस कीजिए, इन वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं, क्योंकि tau एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन वेक्टर फॉर्म tau वेक्टर इज इक्वल टू, एक चीज बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे बताइए दो वेक्टर्स के बीच में sin थीटा, दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट करने पर sin थीटा आता है? तो हमने देखा कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू होता है AB sin थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर sin थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट करने पर आता है cos थीटा। तो यहां आएगा tau वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर E। अब ये हो गया tau वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये वेक्टर फॉर्म है टॉर्क की जो डाइपोल पे लगा है। अब जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो मैक्सवेल के राइट हैंड स्क्रू रूल से दी जाएगी और राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के नॉर्मल होगी जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहे होंगे। मान के चलो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो एक्स एक्सिस पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस पर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर, तो दोनों का प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। तो जो टॉ होगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है वो जेड एक्सिस होती है, तो टॉ की डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ होगी। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर लाइज। जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E लाई कर रहे हैं उस प्लेन के नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल जो एक्सिस होगी उस एक्सिस के अलोंग हमेशा टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, अभी देखिए मान के चलो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन में पूरा सिस्टम। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी, जेड एक्सिस। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका टॉर्क होगा वो हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग होगा इस वाली कंडीशन में, जेड एक्सिस के अलोंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है वो होती है जेड एक्सिस। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो जेड एक्सिस के अलोंग होगी। अब बच्चों टॉर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फोकस कीजिए।
कंडीशन फर्स्ट, if electric dipole is aligned in the direction of electric field। पहला कंडीशन है कि जो आपका डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है। कहने का मतलब सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फील्ड की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, मतलब माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो मुझे बताइए डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये वेक्टर पी हो गया। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है। तो मुझे बताइए अब पी और ई के बीच में कितना एंगल है, तो हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देन टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई sin थीटा की जगह 0, टॉर्क इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो इस कंडीशन में कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है। कहने का मतलब जैसे ये है माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इधर फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इधर, और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इधर। तो क्या ये रोटेट कर पाएगा ये डायपोल, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जब भी कोई डायपोल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगा तो उस पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा। कंडीशन सेकंड, if electric dipole is aligned opposite direction of electric field। अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होने का मतलब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या माइनस क्यू चार्ज हो गया या प्लस क्यू चार्ज हो गया। तो मुझे बताइए डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया या नहीं हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है। तो हियर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, और थीटा 180 डिग्री तो इज इक्वल टू पीई sin 180 डिग्री। तो sin 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तो अगेन टॉ इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 0 आएगा। कहने का मतलब डायपोल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो या अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो, दोनों कंडीशन में टॉर्क 0 होगा, मतलब कोई भी रोटेशन नहीं होगा। आप देखिए फोकस करो कैसे, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, फील्ड इधर है। तो प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो क्या ये रोटेट कर पाएगा कि एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं फोर्स, दोनों इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट नहीं है, एक ही है, इसलिए नेट फोर्स कितना होगा 0। अब कंडीशन थर्ड है, if electric dipole is placed perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस है, परपेंडिकुलर प्लेस होने का मतलब मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज p ऊपर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल मूवमेंट इधर है, एंगल कितना हो गया भाई 90, मतलब ये परपेंडिकुलर प्लेस है। तो परपेंडिकुलर प्लेस होगा तो टॉ इज इक्वल टू PE sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, मैक्सिमम PE, टॉ भी कैसा आएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होती है P into E, डायपोल मूवमेंट का मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड से कर देंगे अपन, तो टॉ निकल के आ जाएगा मैक्सिमम टॉर्क। तो क्वेश्चन आता है कि इन विच कंडीशन मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इन विच कंडीशन मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्वेश्चन है तो आपका आंसर होगा व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हमने प्लेस किया है तो उस कंडीशन में उस डायपोल पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। कैसे लगेगा देखिए फोकस करो, प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा इधर, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इस तरीके से है, ऐसे रखा हुआ है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर
और इस पे फोर्स लग रहा है इधर, तो इजीली टॉर्क जनरेट हो जाएगा और मैक्सिमम टॉर्क लगेगा तो इजीली रोटेट कर जाएगा ये। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने इस लेक्चर में इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा और टॉर्क निकालना सीखा है। टॉर्क की वेरियस कंडीशन देखी है, 3 कंडीशन। एक कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 है, सेकंड कंडीशन में 180 है और थर्ड कंडीशन में 90 डिग्री है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।